वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। रोजाना की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगला टॉपिक का नाम है गुप्तकाल। गुप्तकाल का आरंभ 320 एडी से लेकर 550 एडी के बीच हुआ था। इसमें गाइज मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि हर बार परीक्षा में आए हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें मैंने आपको व्याख्या भी की है हर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। इन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी थी और गुप्त वंश का प्रारंभ मगध क्षेत्र से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, गुप्त वंश की स्थापना तो श्रीगुप्त ने की थी, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह कर साम्राज्य का विस्तार किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था लिच्छवी। तो चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी इन दोनों का विवाह हुआ था और इन्हीं का एक पुत्र था, उसका नाम था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त प्रथम के। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी के पुत्र थे समुद्रगुप्त। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और गुप्त संवत की शुरुआत भी इन्हीं के समय में हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम के काल में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 3, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों के कारण, क्योंकि उसने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 4, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख, जो कि प्रयाग प्रशस्ति कहां पर है? ये इलाहाबाद में है। तो यहाँ पर स्तंभ लेख की रचना हरिशेन ने की थी। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। यह लेख अशोक के स्तंभ पर अंकित है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का मुख्य स्रोत भी क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति माने होता है किसी की प्रशंसा करना, तो प्रयाग प्रशस्ति ये इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, आज जिसका नाम प्रयागराज है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में, किसके बारे में बहुत ही प्रशंसाएं की हैं कि उन्होंने कौन कौन से राज्यों को कब कब जीता था। ठीक है, किसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति है? ये समुद्रगुप्त के बारे में है। और किसने इसको लिखा था? हरिशेन ने, जो कि किसके? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और मंत्री भी थे। शकों का अंत किस गुप्त शासक ने किया था? शकों का अंत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों यानी शकों को पराजित किया था। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने शकों को पराजित किया था। किन्होंने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और इनकी दूसरी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। अच्छा, मैं पूछूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की यानी गुप्तों की प्रथम राजधानी क्या थी, तो आप क्या बताएंगे? गुप्तों की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। और सेकंड राजधानी क्या थी, जो कि मैंने नीचे उल्लेख किया हुआ है? उज्जैन थी। पाटलिपुत्र इनकी प्रथम राजधानी थी और दूसरी क्या थी? उज्जैन। ये रही दूसरी राजधानी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान 399 से 414 ईस्वी के बीच भारत आया था। उसने भारतीय समाज और बौद्ध धर्म के बारे में वर्णन किया अपने ग्रंथों में, अपनी पुस्तकों में। उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में और भारत के संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की व्यवस्था, शासन प्रशासन के बारे में उन्होंने, फाहियान ने अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया था। उनकी पुस्तक का नाम है फो कुओ की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? फो कुओ की फाहियान की पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
व्याख्या। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। यह विश्व का प्राचीन एवं प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। हूणों को सबसे पहले किस गुप्त शासक ने पराजित किया था? हूणों को सबसे पहले स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। ऑप्शन रहेगा सी। स्कंदगुप्त ने हूणों के प्रथम आक्रमण को विफल किया और हूणों के लगातार आक्रमण से ही गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण भी कौन थे? हूण ही थे। ठीक है, गुप्त जो कि इतने पावरफुल हुआ करते थे किसी समय पर, उनके साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ था? हूणों के आक्रमण के कारण हुआ था। गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से या स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। साहित्य, विज्ञान, गणित, कला एवं संस्कृति के विकास के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल का युग माना जाता है। गुप्त काल की प्रमुख राजभाषा क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप मार्क कर लीजिएगा। गुप्तों की राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत गुप्तों की राजभाषा थी। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ और अधिकांश साहित्य इसी भाषा में लिखा गया। कालिदास की प्रमुख रचनाएं भी संस्कृत में ही हैं। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल भी गुप्त काल को कहा जाता है और कालिदास की रचनाएं किसमें है? संस्कृत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनके दरबार में नवरत्न होने की परंपरा भी प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि नवरत्न किसके दरबार में थे, तो नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक लिखी थी। कालिदास गुप्त काल के महान संस्कृत कवि एवं नाटककार थे। रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव भी उन्हीं की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है कि रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है? आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक हैं आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत भी किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। इन्होंने जीरो का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। शून्य सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है, जीरो और शून्य भी आर्यभट्ट ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं और ज्योतिष भी थे। उनकी अन्य प्रसिद्ध कृति वृहत संहिता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि पंच सिद्धांतिका एक पुस्तक है और एक पुस्तक है वृहत संहिता। इन दोनों पुस्तकों को किसने लिखा है? वराहमिहिर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के थे? गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के थे सोने के। सोने के सिक्के गुप्त शासन काल में बड़ी संख्या में चलाए गए थे। इन्हें दिनार भी कहा जाता था। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि दिनार गुप्त काल में किसको कहा जाता था? सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था गुप्त काल में। गुप्त प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गुप्त प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ग्राम प्रशासन ग्रामिक द्वारा संचालित होता था। ग्राम पंचायत की व्यवस्था विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17। गुप्त काल में भुक्ति किसे कहा जाता था? गुप्त काल में भुक्ति प्रांत को कहा जाता था। भुक्ति गुप्त कालीय की प्रांतीय प्रशासनिक इकाई थी। भुक्ति का प्रमुख उपरिक कहलाता था। भुक्ति का प्रमुख क्या कहलाता था? उपरिक कहलाता था। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। उपरिक किसे कहा जाता था? भुक्ति के प्रमुख को।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। गुप्तकालीन प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका आंसर रहने वाला है सी, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्तों का प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्व का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। हजारों विद्यार्थी एवं शिक्षक यहाँ अध्ययन अध्यापन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। गुप्तकालीन प्रसिद्ध नाटक देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाखदत्त हैं। विशाखदत्त ने इस नाटक को लिखा था जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। और एक और ग्रंथ है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, वो भी किसने लिखा था? विशाखदत्त ने लिखा था। विशाखदत्त गुप्तकाल के प्रसिद्ध नाटककार थे। उनकी प्रसिद्ध रचना मुद्रा राक्षस भी है। क्वेश्चन नंबर 20। गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? हूणों का आक्रमण, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त काल का पतन हो गया था। हूणों के लगातार आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। गुप्त साम्राज्य का पतन लगभग 550 ईस्वी तक हो गया था। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। तो गुप्तों का पतन किस काल में हुआ था? 550 ईस्वी के लगभग हुआ था। इसमें याद रखने वाले कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। लेकिन उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। हूणों को किसने हराया था? हूणों को हराया था स्कंदगुप्त ने। स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिशेन ने लिखा था। और गुप्तों की राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।